नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स के इस हफ्ते के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमने सोचा क्यों ना मध्य प्रदेश की ये जो भर्ती परीक्षाएं लगातार विवादों में आती रही हैं, भले ही वो व्यापम के समय 2013 का मामला हो या फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा हो, नर्सिंग से जुड़ा घोटाला रहा हो, और या फिर अब हाल ही में हुआ पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम हो। तो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं हमेशा विवादों में क्यों रहती है? क्यों मध्य प्रदेश जो है एक उदाहरण पेश नहीं कर पाता है कि यहाँ पे जो भर्ती परीक्षाएं होगी वो पूरी ईमानदारी से हो, निष्पक्षता से हो और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि सही लोगों को उनका वाजिब हक जो है वो मिल सके। जिस सरकारी नौकरी के लिए वो सालों साल तैयारी करते हैं, वो तैयारी कम से कम उन्हें एक मुकम्मल सरकारी नौकरी दिलवा सके। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एडवोकेट दिनेश चौहान, जो कि बेरोजगार सेना से भी जुड़े हुए हैं और बेरोजगारों से जुड़े हुए मसलों पे, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए मसलों पे लगातार प्रदर्शन भी करते रहे और अपनी आवाज भी उठाते रहे हैं। तो दिनेश जी, स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत रवीश भैया। और बहुत दिनेश जी, बहुत एमपी तक को बहुत बहुत कई कई धन्यवाद। कई बार हम आपसे जुड़े, कई बार हमने आपसे बात करके बेरोजगारों से जुड़े हुए मसले उठाए हैं, कोशिश की है सरकार तक वो बात पहुंचाने की। लेकिन अभी आपने देखा होगा हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है, जिसमें बेहद ही गंभीर एक लापरवाही सामने आई है, जिसे आपने पॉइंट आउट किया था पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी, कि किस तरीके से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आधार, जिसे कि एक बेहद जरूरी कानूनी दस्तावेज उपाधि दी गई है और बहुत ज्यादा जरूरी जिसे माना जाता है, उस आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ करके जो गिरोह के लोग हैं वो भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं। ना केवल शामिल होते हैं बल्कि कई लोग इससे कांस्टेबल भी बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार भर्ती परीक्षाओं के साथ ये विवादों का नाता जुड़ क्यों जाता है हर बार? आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पेहिता। अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा अच्छा शब्द है। जब जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग अपनी जवाबदेहिता को भूल जाते हैं और जो लूप होल्स करने वाले हैं, जो स्कैम करने वाले हैं, जब उनको एक पता हो जाता है कि हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कोई नहीं लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। जब तक एजेंसी या उससे जुड़े हुए लोग, एक अच्छे पदों पर आसीन पावरफुल लोग, जब तक इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसी चीजें घटित नहीं हो सकती। तो जब तीनों चीजों को मिलाया जाता है तभी इतना बड़ा स्कैम सामने आता है। क्योंकि ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जब तक इनको एक्सेस ना मिले, एक्सेस जैसे हम किसी एग्जाम सेंटर बुक किए जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर में जो सीटिंग कराई जाती है, पर्यवेक्षक बोलते थे, एग्जाम जो आपने देखा होगा, जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कई 10-20 लोगों के स्टाफ होता है, जो स्टाफ को हायर किया जाता है पर डे के हिसाब से। और उसमें एक टेक्निकल व्यक्ति भी हेड होता है और टेक्निकल को चीजों को संभालने में। तो होता है कि पूरी एक चेन चलती है। सबसे पहले जैसे रिक्रूटमेंट आती है तो जितने स्कैम करने वाले हैं, इनके पूरे सरगना जो है, खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट करते हैं जहां सरकारी नौकरी मतलब बड़ा क्रिएट होता है। अब देखो चंबल रीजन जेठिया, बहुत प्यारा रीजन है अपना, ग्वालियर भिंड मुरैना बहुत अच्छा है। पर ये जो नौकरी को लेकर के, दहेज को लेकर के, ये देखो कोई एक चीज नहीं जोड़ सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ नौकरी मतलब कांस्टेबल की नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप नौकरी करते थे आपको इतना दहेज पक्का है, आप एसबीआई पीओ बन जाते इतना पक्का है। एक सामाजिक चीज होती है, तो उनको 5 लाख 10 लाख देने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। और जब वो सरगना से फिट हो जाते हैं, अब सरगना जो है सेट करता है किसको, एग्जाम में ऐसे खास खास पॉइंटों, जैसे भी कार्ड, आधार कार्ड में हुआ बहुत था कि मैं आज एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया था, जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा चुके थे। अब इसके जैसे फॉर्म भरे गए, तो जब फॉर्म भरते समय ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जाता है। यहाँ बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही एग्जाम होने वाला होता है, उसके पहले एक दूसरा कैंडिडेट की फोटो अर्थात आधार से अपडेट कराई जाती है, उसका फिंगर अपडेट कराया जाता है और
साफ दिखता है। जो एग्जाम लेने वाले होते हैं, एग्जाम कंडक्ट करने वाले, जहाँ पर पॉइंट जो मशीन के पास बैठे होते हैं, मैं खुद व्यापम का एग्जाम दिया हूँ कई सालों पहले। तो वहां पर जैसे हम जाते हैं तो पहले हमारा आधार वेरीफाई होता है। आधार वेरीफाई के बाद आपके एडमिट कार्ड की फोटो और आपकी फोटो मैच। हाउ डज इट पॉसिबल कि जब एडमिट कार्ड तो जारी उस आधार पे हुआ बेस पर, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपका जो फोटो है और जो इस समय जो फोटो है, अगर मिसमैच हो रहा है तो उस चीज को हम उसी वक्त पकड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है हमारे लिए, सबसे बड़ी दिक्कत, कि जब सेटिंग हो जाए, जब मैनेज हो जाए चीजें, जिसकी वजह से फिर आगे बढ़ जाती है। और एक समस्या मेरा सवाल ये है आपसे दिनेश जी की, आपने बताया कि ये जो गिरोह के लोग होते हैं वो यहाँ पे जो कर्मचारी चयन मंडल हो के कुछ निरीक्षकों को या फिर इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम ऐसे कुछ भारी अफसर हो सकते हैं जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जब ये एडमिट कार्ड अपना भरते हैं उस दौरान की जो इनकी पहचान होती है उसे एग्जाम हॉल में ही वेरीफाई किया जा सके, क्रॉस चेक किया जा सके? क्या ऐसा कोई सिस्टम कर्मचारी चयन मंडल के पास नहीं है क्या, ताकि ये बात आगे ही ना बढ़े, जो एग्जाम हॉल में जो आदमी बैठा है वो असली परीक्षार्थी है या फिर सॉल्वर है जिसे पैसा दे करके बुलाया गया है, ये उसी वक्त साफ हो जाए? ऐसा कोई सिस्टम चयन मंडल के पास है, सरकार के पास नहीं है? ऐसा सिस्टम होता है उनके पास, क्योंकि आधार का जो फिंगरप्रिंट है और जो आपका, आप खास करके चलो आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट से कोई कर भी सकते हो, लेकिन जो हमारी कॉर्निया होती है, आप देखोगे हमारे हाथ होते हैं और जो कॉर्निया होती है हमारे आंखों की, आप वहां पर उस सिस्टम को रख सकते हैं और बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से, अगर पकड़ना चाहें तो। देखिए, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, जिनके हाथ नहीं, क्या उनके आधार कार्ड नहीं है? हैं। क्योंकि जो हमारे आंखों की जो कॉर्निया है, जो रेटिना हमारी चारों तरफ है, ये हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। और जब ये वेरीफाई नहीं हो जाएगी तब तक आप इसको जो है टेस्ट नहीं कर सकते। अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी का कॉर्निया लगा कर तो जा नहीं सकता। मतलब पकड़ने के लिए बता रहा हूँ। एक तो वैसे भी अगर मुझे बैठा दी जाए, आपको बैठा दी जाए, या किसी एक ऐसे व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को बैठा दी जाए, तो एडमिट कार्ड की फोटो और सामने फोटो देख के समझ जाएगा ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। या दूसरा तरीका, एप्लीकेशन। जब आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं। एप्लीकेशन से फॉर्म भरने से पहले आप एक प्रोफाइल आईडी बनाते हैं। अब प्रोफाइल आईडी कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफाइल आईडी तो फिक्स है आपकी। तो आप प्रोफाइल आईडी की एक्सेस रख दीजिए वहां पर, कि आप अगर वहीं पर जैसे ही उसका वेरीफाई हो रहा है, जैसे उसने फिंगर लगाए, उसकी प्रोफाइल आईडी खुल जाएगी। जैसे प्रोफाइल आईडी खुलेगी, उसकी फोटो से पता चल जाएगा ये सही है कि गलत है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको कॉर्निया का बताया एग्जाम्पल, प्रोफाइल आईडी का एग्जाम्पल बताया, पर इन सबसे कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि हर सेंटर में धांधली होती है। धांधली वही होती है जहाँ के सेंटर फिक्स हो जाते हैं, जहाँ के सेंटर जो है एकदम मैनेज कर दिए जाते हैं। अच्छे देखेंगे व्यापम, आज यूपीएससी भी देखेंगे अपने रिजल्ट को लेके कितना मतलब ट्रांसपेरेंट करता है। रेलवे कितना ट्रांसपेरेंट है, वो ये तक बता देता है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत किए, कितने सही है, क्या परसेंटाइल है। अभी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का रिजल्ट आया है, उठा के देखिए आप, महिला पर्यवेक्षक का टोटल सिर्फ बताया 100%, सभी टॉपर्स 100%। आप ये भी तो बताओ इनके मार्क्स कितने हैं, इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही थे इनके, कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए। ये होता ना फेयर। आप क्यों छुपा रहे हो डाटा? भाई डाटा छिपाने का कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है नहीं कि आप डाटा छिपा रहे हो, और सिंपल वेबसाइट में डाल दो, देखिए। एक हो गया। दूसरा, जब कोई कैंडिडेट आपत्ति लेता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को पता होता है कि मेरा दोस्त कितना होशियार है, मेरे गांव का लड़का कितना होशियार है। तो जब कोई एप्लीकेशन डालता है, आप बोल दो ना कि अगर किसी को आपको शक हो, संदेह हो, तो आप एक चैट बॉक्स में हमें उसका रोल नंबर या उसका नाम दे दीजिए, हम इंटरनल वेरीफाई करा देंगे। अब बहुत आसान इंटरनल वेरीफाई करा लेना। तो जब कोई एप्लीकेशन लगाए, जब कोई इश्यू को रेज करे, तो उसी को दबाने का प्रयास करते हैं। तो जो जन भागीदारी है, जो लोगों का सपोर्ट है, वही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको पता है वो कुछ आवेदन करेंगे, कुछ कंप्लेन करेंगे, कुछ होगा नहीं। अभी आपको बता दूं,
ये जो आधार वेरिफिकेशन वाला इश्यू आप देख रहे हैं, 500 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल पकड़े गए हैं। इसमें एक या दो पर एफआईआर शुरू हुई थी, उसके बाद लोगों ने खुद ही एप्लीकेशन लिखा है, डीजीपी साहब को जा जाके बताया है पीएचक्यू में। मेरे बहुत सारे खुद के स्टूडेंट जो है साथ में, आप जानते हैं कि बेरोजगार बहुत सारे जुड़े रहते हैं, वो मुझे पूछते हैं सर हम कहाँ बताएं, मैं बोलता हूँ जाके वहां जाके साइबर सेल में जाके आप शिकायत कर दो। तो जब उन्होंने धीरे धीरे करके बताना शुरू किया और सभी की आईडी देना शुरू कर दिया कि सर तो देखिए 500-700 लोग आप सामने आ गए। ये तो मान लो अभी का मामला है, अब पिछले कितने लोग इसमें घुस गए होंगे। पटवारी एग्जाम आपने बहुत कवर किया था, आप तो देखा हो कितना फर्जीवाड़ा हुआ था, लोग राजधानियां नहीं पता है और टॉपर बने बैठे हुए थे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, अभी लेकिन अभी इस स्कैम को अभी रोका जा अभी सकता है, ये समझा बात जा निकल सकता रही है। है दिनेश जी, अभी एक और नई बात निकल के सामने आई है। इस पूरे ये जो बायोमेट्रिक पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया, छेड़छाड़ की गई, अब ये बताया जा रहा है कि अब जो भी परीक्षा होगी, अभी जो होने वाली है अगली परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल की, उसमें बकायदा चेहरे को बायोमेट्रिक पहचान के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और चेहरा स्कैन करने के बाद ही परीक्षा देने दी जाएगी। आपको लगता है कि ये जो आधार बायोमेट्रिक के साथ छेड़छाड़ के बाद भर्ती परीक्षा जो हुई थी पुलिस कांस्टेबल की, अब उससे अगर सीख ले भी ली गई है, तो फिंगरप्रिंट की जगह अब अगर चेहरा स्कैन करते हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, या अभी भी शंका के बादल रहेंगे बायोमेट्रिक पहचान को लेकर? सर इसमें और भी झोल है, चेहरे पर करके बैठा भी देंगे। आप एनी डेस्क सिस्टम को लेकर के बाहर से आप सॉल्व करवा रहे हैं। याद करिए आपने एक बहुत अच्छा मैटर कवर किया था 2020 का पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का, जिसमें लक्ष्मण सिंह नाम का कोई बहुत बड़ा अधिकारी था, जिसके पास पेपर होने के पहले उसके पेपर उसके पास कैसे थे। तो एक बड़ी बात है कि जिसका पेपर हुआ नहीं था उसका पेपर ऑनलाइन पेपर उसके पास थे, अवेलेबल थे। लक्ष्मण सिंह नाम का व्यक्ति बहुत फेमस भी हुए थे। या अगर 1-2 साल पहले की घटना है, आपने बहुत इसको कवर भी किया था। वो क्या था मामला, वो मामला था कि एक सेंटर में जैसे 100 विद्यार्थी आने वाले हैं, तो 5 से 10 कंप्यूटर और एक्स्ट्रा भी रखे जाते हैं कि अगर मान लो कोई दिक्कत आती है, कोई टेक्निकल दिक्कत आती है, तो हम उसको उसे बैठा देंगे। अभी उसके लूपहोल का फायदा उठाते हैं, उसी लूपहोल का फायदा उठाते हैं। जो सेटिंग वाले बच्चे होते हैं उनको उसमें बैठा दिया गया, अब उनका एक्सेस क्या आ जाता है, ब्रीच हो जाता है। उनके एक्सेस यानी जैसे हमने बाहर किसी को दे दिया, सॉल्वर दे दिया, तो ये बैठ करके बस एक्टिंग कर रहा होता है। और ये तो मामला एसएससी पकड़ा जा चुका है, बहुत जगह पकड़ा जा चुका है कि बस बैठ के एक्टिंग कर रहा है एग्जाम देने की। एग्जाम जो है सॉल्व बाहर से बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, और जब एग्जाम खत्म हो जाता है, एक जो क्वेश्चन वो गलत जानबूझ के कर देता है और सबमिट कर देता है। फिर आपका फेस हो या कुछ भी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये कितने भी तरीके अपना लें, जब तक आप अकाउंटेबल नहीं है, जब तक ईएसबी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप एक अच्छा नाम है इस देश में, आप अभी फोन करिए ईएसबी के किसी पीआरओ को, कोई आपको पीआरओ जवाब नहीं देने वाला। बिकॉज जब जिसके जिसके कहा जाता है दामन में जब कलंक छुपा होता है, वो कभी भी आपको निष्पक्ष चीज नहीं बताता। आप उससे पूछिए ना कि आपने अभी महिला परीक्षा रिजल्ट आया, 10 के 100 नंबर आए, कम्युनिटी में दिखा रहे हैं, आपको जवाब ही नहीं देंगे। इनके पास कोई मत। क्या होता है, पटवारी भर्ती परीक्षा में जब लोगों को पता चला कि 200 में 188 नंबर आ गए, नंबर तो होने लगे, जिनको दिक्कत आई, इन्होंने स्टूडेंट की आवाज को दबाने के लिए परसेंटाइल सिस्टम इजाद कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि 100% लगाना का मतलब क्या है, ना आप समझ पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। बस 100% कर देना है, बाकी हमें छुट्टी हो गई हमारी। मतलब कैसे परसेंटाइल निकाला गया, कुल मिला क्यों के ये निकाला देखा गया। जाए कि मध्य प्रदेश में अगर भर्ती परीक्षाओं के ऊपर से इन विवादों को खत्म करना है, तो नीयत साफ होनी जरूरी है, और इसकी जरूरत ज्यादा है इस समय टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा। जैसे कि आप बता रहे हैं, नीयत सही होनी चाहिए कर्मचारी चयन मंडल की, कि वो अपने ऊपर 2013 से ये जो दाग लगना शुरू हुआ था, जब नाम व्यापम हुआ करता था, बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम रखा गया, अब कर्मचारी चयन मंडल नाम रखा गया। 2013 से लेकर अब तक नाम तो बदल दिए गए 3-3 बार, लेकिन काम जस का तस है। 2013 में भी सॉल्वर बैठते थे, 2025 में भी सॉल्वर बैठ रहे हैं, 2024 में भी सॉल्वर बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि नियत कर्मचारी चयन मंडल की साफ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे एक तरीके से आगे इस पूरे मामले में अलर्टनेस दिखाते हुए लोगों के आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और सख्त किया, जब वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंच रहे थे और ऐसे एक एक करके मामले सामने आते गए।
लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं बिना किसी विवाद के कभी संपन्न हो सकेंगी? क्या मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भर्ती परीक्षा होगी जिसके नतीजे आने के बाद उस पर कोई विवाद ना हो? कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसे कि हमारे आज के मेहमान चर्चा में जो शामिल थे एडवोकेट दिनेश चौहान, उन्होंने बताया कि मंशा तकनीक से कहीं ज्यादा सुचारू रूप से, पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से परीक्षा कराने की होनी चाहिए। अगर अफसर ये ठान लेंगे तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, जो कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली के लिए काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है, वो दाग मध्य प्रदेश के ऊपर से कम हट जाएगा। तो हमारी आज की चर्चा में, विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।